मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 0.5 नंबर से इस बार रेलवे में नहीं हो पाया, मेरा 3 नंबर से नहीं हुआ। सर मेरे पास टाइम कम पड़ गया था, इसलिए हम पूरा वो नहीं कर पाए। सर मुझे आ तो रहा था लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन कर ही नहीं पाया। सर मैं जीएस के क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाया। सर जीएस के क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गए थे। सर रीजनिंग बहुत हार्ड आई थी। सर मैथ्स में ये चैप्टर बहुत पूछा जा रहा है। ये सब जितने सवाल है ना, इन सब सवालों के प्रश्नों का ये जो प्रश्न बनते हैं ना बच्चों के मन में, ये मैं आज आपके सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। रेलवे में सरकारी नौकरी लेने का जो सही तरीका होता है, मैं आपको बताऊं कि फॉर्म भरने वाले 90% बच्चों को पता ही नहीं होता है। सिर्फ 10% बच्चा सिलेक्शन ले पाता है। जैसे कि आपने देखा अभी मैं आपको बोलूं कि 1 लाख वैकेंसी होगी तो 1 लाख वैकेंसी में रेलवे में कम से कम 2 से 2.5 करोड़ फॉर्म पड़ेगा। 2 से 2.5 करोड़ वैकेंसी 1 लाख है, 2 से 2.5 करोड़ फॉर्म पड़ेगा, तो सिलेक्शन का रेट जो है ना वो इतना भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी 10% बच्चा ऐसा होगा कि अगर 2 चरणों का पेपर है तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 में 1 चरण वो क्लियर कर लेता है। बाकी ये 90% बच्चे इसी प्रकार के, आपने खुद देखा होगा 90% बच्चों में इसी प्रकार का कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं। और वो ये जानते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, वो ये जानते हैं कि गलती है उनकी कहीं ना कहीं, लेकिन अब अपने आप को सामाजिक तौर पर उनको सही भी साबित करना होता है, तो वो इस प्रकार के मतलब वो देना नहीं चाहते हैं लेकिन वो एक्सक्यूज देते हैं। तो रेलवे में नौकरी लेने का जो सबसे सही तरीका है ना वो क्या है, मैं उसी पर आज डिस्कशन करने वाला हूं। मेरे भाई आप लोगों को थोड़ा सा समय देना होगा मुझे, और इसके बाद विश्वास मानिए कि अगर आप मेरे इस कहे हुए काम को करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने आपके लिए रेलवे में सरकारी नौकरी पाने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अप्रैल के आखिरी महीने में, अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपको एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी का हिसाब किताब देखने को, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 1 मई से शुरुआत हो जाती है। 1 मई से, हालांकि अप्रैल में पूरा गायब कर देता हूं, शुरुआत अगर मैं करना चाहूं तो 1 अप्रैल से भी। 1 अप्रैल से अगर मैं शुरुआत कर लूं तो 1 अप्रैल से अगर मैं 5 से 6 महीने जोड़ूं, अप्रैल महीना होता है चौथा, 4 से 6 यानी कि 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर या 1 नवंबर तक अगर आप मई से लेकर चलते हो 1 नवंबर तक, ये 6 महीने होंगे। और इन 5 से 6 महीने में आप अपनी सरकारी नौकरी को कंफर्म कर लेंगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और ये स्टेप बड़ी रिसर्च के बाद, मैं विश्वास मानिए मैंने 10 से 12 घंटे इन सब चीजों पर दिए हैं, रिसर्च करने पर आरएनडी करी है, तब मैं ये निष्कर्ष आपके लिए लेकर आ पाया हूं कि आपको क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी चीज क्या नहीं भी करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम कि किसी तरीके से अगर ये तैयारी करनी होती तो मैं कैसे प्लान करता, मेरी प्लानिंग क्या होती, मेरे समय कैसे बढ़ते, मेरा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता, मेरे रिसोर्सेस पढ़ने के क्या क्या होते, मेरे रिवीजन का पैटर्न क्या होता, जीके जीएस की तैयारी कैसे करते, मॉक टेस्ट कैसे लगाते, इन सब बातों पर। अगर मैं डेली आवर्स की बात करता ना तो मैं डेली बहुत देर नहीं पढ़ता। मैं डेली अगर मैं तैयारी करूंगा तो मैं डेली 6 से 8 घंटे के बीच अपना टाइम दूंगा पढ़ने का, बस डेली 6 से 8 घंटे का टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, और कभी कभी इससे ज्यादा, क्योंकि अब देखो अगर आप ज्यादा दे रहे हो ना तो ये आपका समय रिड्यूस होता जा रहा है। चलिए मैं मान के चलता हूं कि अगर मैंने 10 घंटे तैयारी करनी है डेली की डेली, तो आपको करनी पड़ेगी 14 घंटे अभी भी आपके पास शेष हैं दुनिया भर के कामों को निपटाने के लिए। ये मेरे डेली आवर्स होते, इसमें मैं पढ़ाई भी करता, इसी में मैं रिवीजन भी करता, इसी में मैं मॉक टेस्ट भी लगाता, इसी में जीके जीएस की भी प्रिपरेशन करता, इसी में मैं सब कुछ करता, रिवीजन भी करता। कैसे करता, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन। अब टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इन सारी बातों पर हम बात करते हैं। टाइम कैसे कैसे निकालने पड़ते हैं सबसे, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आगे क्या करते हैं कि हमारे पढ़ने के जो रिसोर्स होते हैं, जिससे हम लोग पढ़ते हैं, जो स्रोत होते हैं, ये बहुत नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। सबसे पहली बात, आप पढ़ने के स्रोत को कम बनाइए लेकिन उसको कंप्लीट करिए। और सबसे पहले इसके लिए तो आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जान लो कि क्या सिलेबस आपका होना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम क्या है। ऐसा नहीं कि आप देखो आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बच्चा हर किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से जुड़ा है, पढ़ रहा है, तो आप 50 यूट्यूब चैनल का फॉलो मत करो।
आप एक ऐसा YouTube चैनल चुन लीजिए जिसमें आपको सही ढंग से सही कंटेंट देकर पढ़ाया जा रहा हो बस। और मुझे लगता है पाठशाला रेलवे एग्जाम से अच्छा फिलहाल रेलवे के लिए कोई नहीं है। यहां पर आपको सारी की सारी चीजें जो है ना वो मिल रही है। तो आप एक चैनल चुनिए और उस एक चैनल से लगकर पढ़िए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही है। और ऐसा नहीं कि अगर कोई एक चैनल जो है ना वो रेलवे के लिए आपको दिन में 10 क्लास दे रहा है तो आप 10 की 10 पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। खत्म, आपका गेम यही खत्म हो जाएगा। पूरा दिन आप YouTube पे ही अगर बने रहेंगे तो सबसे पहले डेटा कंज्यूम होगा, दूसरी आंखों की रोशनी गड़बड़ होगी, तीसरा आपके बैठने के कारण बैकबोन की प्रॉब्लम आएगी, चौथा गर्दन में सर्वाइकल हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स मैं आपको बोलूंगा किसी भी YouTube चैनल के लिए आप 3 घंटे पर्याप्त रखिए। इस 3 घंटे से ज्यादा आपको YouTube चैनल पर पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी नहीं देने किसी भी चैनल से। तो अपने YouTube के सोर्सेस पढ़ाई के लिए, ऑफलाइन सोर्सेज में भी आप करें ना तो आपके पास बहुत किताबों का भंडार नहीं होना चाहिए। बहुत किताबें रख कर उससे कुछ नहीं होता। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि आप मैथ की किसी एक किताब को उठाते हैं, एक किताब के पास 50 किताबें हैं लेकिन आपको सारी नहीं पढ़नी है। आप एक मैथ की किताब उठाइए, उसको कंप्लीट करिए पूरा A to Z, पूरा A to Z। या आप किसी भी अन्य किताब को उठा लीजिए, साइंस की उठा लीजिए या कुछ भी उठा लीजिए, साइंस की जैसे स्पीडी वगैरह किताबें होती है और अन्य सारी किताबें होती है, आप उसको उठा लीजिए। लेकिन कोई भी अगर आप किताब उठा रहे हैं ना तो उस किताब को आपको करना है कंप्लीट, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो। अब जीके जीएस की आप कोई बुक उठा रहे हैं, मान लीजिए आपने जीके जीएस पढ़ना है, बहुत सारे स्रोत होते हैं। जीके जीएस तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप पढ़ते जाएंगे, यूट्यूब से पढ़ते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन इसकी क्या समस्या है ना, ये भी मैं आपका समाधान करूंगा अभी, ठीक। तो एक चीज उठाइए, आपने पता चला आपने लूसेंट किताब उठा ली और लूसेंट को पढ़ना शुरू किया, और लूसेंट जब तक आप खत्म ना कर लें आप किसी दूसरी किताब की तरफ मुड़ के देखें नहीं। आपके दोस्त ने बता दी कि ये किताब जीएस की बहुत अच्छी है, आप उसको नोट कर लीजिए कि जीएस की ये किताब उन्होंने अच्छी बनाई है। जब तक आपकी लूसेंट खत्म नहीं होती आप जीएस की दूसरी किताब को खरीदिए ही मत। आपको साइंस पढ़ना है, आप साइंस की एक बुक कंप्लीट कर रहे हैं, आपके मित्र ने बता दिया कि साइंस की ये बुक इन फलाने फलाने की बहुत अच्छी है, आप उसको नोट कर लो, लिखो नहीं जब तक ये खत्म ना हो। तो आपके किसी भी पढ़ने के सोर्स को लिमिटेड करिए, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड और अच्छी क्वालिटी का करिए। जितनी भी बुक की लिस्टिंग आप कर रहे हो ना वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। आपने अगर 2 बुक सोची है कि साइंस की 2 बुक पढ़नी है, मैथ की 2 बुक पढ़नी है, हालांकि मैथ्स की बुक तो आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी मैं बताऊंगा अभी। जीएस की बुक पढ़नी है तो बुक की लिस्ट जो आप कर रहे हो ना पेपर से पहले पहले तक वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं, कैसे आपको अपने समय को मैनेज करना है। 8 से 9 घंटे लिखा है, 8 से 9 घंटे पर्याप्त है, किसी को 10 घंटे की जरूरत पड़ती है 10 घंटे पढ़ लो। अब जैसे सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात कर लेता हूं, ये सारे सब्जेक्ट हैं, साथ में मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, इस 8 से 9 घंटे में ही करना है। और साथ में मैं यहाँ पे रिवीजन का भी एक सेक्शन बना दे रहा हूँ। किसका भी सेक्शन बना दे रहा हूँ? रिवीजन का। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है? टाइम मैनेज होता है आपको इस बात से कि आपका कमजोर पार्ट कौन सा है, आपका वीक सेक्शन कौन सा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है। आपको मैथ कठिन लगती है, मैथ को समय ज़्यादा दीजिए। आपको साइंस कठिन लगती है, साइंस को ज़्यादा समय दीजिए। आपको रीजनिंग कठिन लगती है, आपको जीके जीएस ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है तो उसको टाइम दीजिए। अगर मैं तैयारी करूंगा ना तो मैं एक कमज़ोर पार्ट के हिसाब से नहीं, मैं वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करूंगा। और CBT 1 और CBT 2 2 पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले मेरा टारगेट होने वाला है CBT 1 का। साइंस की अगर बात करते हैं तो CBT में साइंस के क्वेश्चन मैथ से ज्यादा आते हैं। मैं साइंस को 2.5 घंटे के आसपास पढ़ूंगा डेली। मैं मैथ्स के लिए 2 घंटे निकालूंगा, रीजनिंग के लिए मैं 1 घंटे दूंगा, जीके जीएस के लिए भी मैं 2 घंटे दे सकता हूं। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 6.5 7.5 घंटे हो गए। मैं 9 घंटे की टाइमिंग बोल रहा हूं, 9 घंटे में टाइम को कैसे डिवाइड करूंगा। उसके बाद ये जब इतना हो गया, अब 1 घंटा मैं मॉक टेस्ट के लिए निकाल लूंगा। आधे घंटे में रिवीजन अच्छे ढंग से हो जाता है कि क्या क्या आपने पढ़ा। अब ऐसा रिवीजन आपको नहीं करना है कि आज आपने जो पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, नहीं।
आपको रिवीजन कैसे करना है पेपर के समय और पेपर से कुछ समय पहले, इस चीज को समझिए। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं किसी चीज का, मान लीजिए आपने आज 8 घंटे पढ़ाई करी, तो आप रिवीजन कैसे करेंगे? आप ये देखेंगे इस आधे घंटे में आज मैथ में मैंने ये पढ़ा है, आज साइंस में मैंने ये चैप्टर पढ़े हैं, आज रीजनिंग में मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, आज जीके जीएस में मैंने ये टॉपिक पढ़ा है। और फिर अगर इससे समय आप और कम करना चाह रहे हो ना, तो मैं साइंस के लिए भी 2 घंटे रख देता हूं, साइंस के लिए मैं 2 घंटे रख देता हूं। अब आपको रिवीजन के लिए आधा प्लस आधा यानी 1 घंटा मिल गया, और मुझे लगता है बहुत है। मॉक डेली लगाना, अभी मैं मॉक की एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉक कह रहा हूं डेली लगाना। पेपर की डेट आने से पहले, पेपर की डेट आ जाए आने से 1 महीने पहले, 1 महीने पहले आपको ये समय जो है जितना आप बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाना है। और उसमें ये जो मॉक पेपर आप कर रहे हो ना, इसका एनालिसिस भी करना है, इसका विश्लेषण भी करना है। आपको ये जानना जरूरी होगा कि किस मॉक पेपर में आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है, और ये गलत क्यों हुआ और ये छोड़ा क्यों है, ये जानना बेहद जरूरी होगा। सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने अगर मेरे इस प्लान को आप फॉलो कर लो, तो कोई भी आपको रेलवे की नौकरी लेने से रोक नहीं सकता है, गारंटी से बोल रहा हूं। अब आपने एक दिन ये पढ़ लिया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, और ये सब पढ़ाई ना विदाउट ब्रेक होनी चाहिए। वैसा नहीं कि 4 दिन पढ़ लिया और 4 दिन पढ़ने के बाद सोच लिया कि अरे यार आज तो हमने बहुत पढ़ लिया, अब हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा मत करना है, ब्रेक करके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक, अब आपने मान लीजिए लगातार चीजें पढ़ ली, लगातार चीजें पढ़ने के बाद अब आपको लगा है कि यार मैं सब कुछ भूल रहा हूं, तो अगले दिन पूरा का पूरा ये समय आपका रिवीजन का हो जाएगा। पूरा का पूरा समय आप रिवीजन करिए। एक चैप्टर से अगर मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट में आपका मन नहीं लगा, कोई बात नहीं, पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ब्रेक करिए, दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसका रिवीजन करिए, तीसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसका रिवीजन करिए। रेगुलर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैथ। अब मैथ में अगर मैं बुक की बात करता हूं कि कौन कौन सी बुक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जिन बच्चों ने मेरा कोर्स ले रखा है उनके लिए किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक उनको जरूरत नहीं है, किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं। मैंने अपने मैथ्स के कोर्स में इतना पढ़ा रखा है कि आपको किसी भी अन्य बुक, किसी भी पब्लिकेशन की किसी भी के लिए जरूरत नहीं है। ये रेलवे के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। इसके बाद आप कोई बुक ना लो, सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर में आप अपना थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइंस और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, मैं CBT 1 और CBT 2 दोनों की बात अब यहां पर करने वाला हूं कि अगर मैं CBT 1 की बात कर रहा हूं तो साइंस आपको 2 से 2.5 घंटे पढ़नी है। अब साइंस में आपके पास फिजिक्स भी होगी, साइंस में केमिस्ट्री भी होगी, बायोलॉजी भी होगी। इन 2 घंटे में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि मान लीजिए मंडे को आपने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, फिर आपने ट्यूसडे को यानी मंगलवार को 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर आपने बुधवार को 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ ली। अब डेली तो 2 घंटे रिवीजन के होने चाहिए ना, डेली 2 घंटे साइंस के लिए होने चाहिए ना। तो 3 दिन सोम मंगल जब बुध हो गया, तो बृहस्पतिवार का जो दिन होगा उसके 2 घंटे ये जो आपने पढ़ा है ना इसके रिवीजन के हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे अच्छा, इससे बेस्ट कोई मेथड है ही नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी अगर CBT 2 की बात करेंगे तो इसमें आगे ट्रेड भी जुड़ेगा। तो जो बच्चे अभी से इन चीजों को हल्के में ले रहे हैं वो सिलेबस ही कंप्लीट करने में अपने आप को असफल पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूं और बहुत पहले से कह रहा हूं कि पढ़ाई में अब भी ढीला मत करो, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर मैं इतने सेक्शन को छोटे छोटे पार्ट में भी बांट रहा हूं ना, तो भी 8 से 9 घंटे पढ़ाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ये गारंटी है। यह भी CBT 1 के लिए। CBT 2 में क्या होगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो होगी ना वो BSED में बदल जाएगी, तो साइंस की जगह आपको पूरे 2 घंटे इसमें हो जाएंगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग में। बात समझ रहे हैं? ठीक, चलिए आगे के पार्ट की बात कर लेते हैं कि आगे क्या देखना है। रीजनिंग 1 घंटा पर्याप्त है। 1 घंटा डेली एक
चैप्टर पढ़िए। पहले तो आपको सिलेबस ही खत्म करना है, शुरुआत से ही मॉक पेपर मत लगाइए, शुरुआत से पहले तो सिलेबस खत्म करिए और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो। आप एक चैप्टर डेली पढ़िए। अब पता चला कोई चैप्टर बड़ा है, पता सिटिंग अरेंजमेंट आप पढ़ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर बड़ा है, एक दिन में नहीं खत्म हो पाया, 1 घंटे में नहीं खत्म, अगले दिन फिर पढ़िए, फिर अगर नहीं खत्म हुआ फिर अगले दिन पढ़िए। जब तक एक चैप्टर खत्म नहीं हो तब तक दूसरे चैप्टर पे जंप मत करिएगा कि ये सोच के कि ये कठिन है, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। नया निगमन चैप्टर होता है, सिलॉक्स जिसे बोलते हैं हम, क्वेश्चन आता है इससे, एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है कि इसके लिए कम से कम आपको 3 घंटे लगेंगे। तो डेली 1 घंटा पढ़िए, डेली 1 घंटा पढ़िए। सोमवार से शनिवार तक जितना पढ़ा, रविवार को पूरा समय दीजिए रिवीजन के लिए, पूरा समय रिवीजन का दे दीजिए। और जिस चैप्टर को आप 3 घंटे में कंप्लीट पढ़ते हो ना, मुझे लगता है इसके रिवीजन के लिए 20 मिनट काफी है। 20 मिनट रिवीजन के लिए। रिवीजन का मतलब दोबारा से उसी चीज को विस्तार से पढ़ना नहीं होता है, रिवीजन का मतलब होता है उस चीज को एक नजर से देखना। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। जीके जीएस सबसे बड़ा पार्ट और सबसे कठिन पार्ट जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत लगता है, और करंट अफेयर्स। 6 महीने से पुरानी करंट अफेयर्स आपको पढ़नी नहीं है, 6 महीने से लेकर 10 महीने तक पुरानी करंट अफेयर्स पढ़नी है, इससे ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़नी नहीं है, क्योंकि आपके मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं देना है इसको। अब जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या अंतर पड़ता है, पहले कैसा रहता था, अभी कैसा रहता है। मैं 2018 से लेकर अगर अभी की बात करूं तो 2018 से हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जैसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अवार्ड्स एंड ऑनर से 1 क्वेश्चन मिल जाता है, सम्मान समारोह से, नियुक्तियों से, यानी कि नियुक्तियों को बोलते हैं क्या, नियुक्तियों से आपको क्वेश्चन मिलेगा, साइंस एंड इनोवेशन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, योजनाओं से, इकोनॉमिक की अगर पार्ट बात करें इकोनॉमिक से, तो जो योजनाएं चल रही हैं उससे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ये करंट अफेयर्स में भी शामिल हो जाता है, योजनाओं से क्वेश्चन मिल जाता है, इन्वेंशन आविष्कार वगैरह से क्वेश्चन मिल जाता है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है ना, इसमें जीके जीएस में, अगर इसमें बात करते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे आपको क्वेश्चन मिलता है। आपको क्या पढ़ना है मैं ये बता रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ना है, जो लिख रहा हूं ना इसके अलावा जो बचा है वो नहीं पढ़ना है। और इन सब का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी आंदोलन हुए हैं 1856 के बाद से 1947 तक, इन सब पर, बल्कि 1856 से क्या मैं थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता हूं तो 1905 बंगाल विभाजन के बाद से 1947 तक के आपको सारे आंदोलन पता होने चाहिए डेट के साथ, सत्याग्रह कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये सारी चीजें। ठीक, ज्योग्राफी में अगर बात कर लेते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए, भारतीय इतिहास, मिट्टी कौन सी है, कहां पर कोयला ज्यादा पाया जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। पहले क्या होता था, पहले मौर्य काल से भी प्रश्न मिल रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से भी आ रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री से भी आ रहे हैं, और यहाँ पर एक जो है ना मुगल डायनेस्टी, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है कि बताइए भाई कि बाबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलता है। क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि बताइए कि अकबरनामा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, तो आता तो वो मुगल डायनेस्टी में ही है। ठीक, अब जरा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं, हम एक वीडियो के साथ और आएंगे जिसमें मैं आपको पेपर के समय की स्ट्रैटेजी के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं यहां पर आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कैसे ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए कैसे पता चले कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे ये पता चलेगा क्या पढ़ना है। इसके लिए का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, क्या पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि क्या पढ़ना है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर कितने, ये भी होता है ना सर, कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5 से 7 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाने होते। तो यहां पर जो मैथ के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समस्या है ना, उसका निदान तो मैं 1 सेकेंड में किए दे रहा हूं कि मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना मैथ के,
उसकी एक सीरीज शुरू करूंगा मंडे से। मंडे से मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं। 3:30 बजे यूट्यूब पर फ्री क्लास होती है इसकी। कितने बजे? 3:30 बजे से यूट्यूब की फ्री क्लासेस में आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, जो जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा पाऊंगा, जिससे आपकी मैं स्पीड भी बढ़ाने में मदद कर पाऊंगा, जिसमें कॉन्सेप्ट भी सिखा पाऊंगा, जिसमें शॉर्ट ट्रिक भी होंगी, जो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे। अब वो एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्जाम के भी मिलेंगे, आपको ग्रुप डी का भी मिलेगा, एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का भी पढ़ाऊंगा, जेई का भी पढ़ाऊंगा और एसआई का भी पढ़ाऊंगा। इन सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिसमें मैं ये सारी चीज करा पाऊंगा। और इन सारी चीज से आपको फायदा किसमें होगा? मॉक टेस्ट में फायदा होगा जब आप कर रहे होंगे। ठीक, तो केवल इतनी सी बातों को अगर आप देकर समझकर चल सकते हैं तो 5 से 6 महीने पर्याप्त है। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी मैं आपको बोलूंगा, समझने की चीज रहेगी, और वो क्या है? वो समझने की चीज ये है कि जिन बच्चों को यूट्यूब, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको यूट्यूब में कई सारे चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट के नहीं मिल पाते, तो उसके लिए माई पाठशाला या पाठशाला रेलवे एग्जाम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता है। पाठशाला रेलवे एग्जाम के पास एएलपी टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच, जिसमें कंप्लीट सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है। 3000 का ये कोर्स आपको ऑफर के तहत मात्र 864 रुपए में मिल जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन फाउंडेशन बैच जो सिर्फ सीबीटी 1 के लिए केंद्रित है, ये 2000 का बैच है, ये आपको मात्र और मात्र 399 में मिलेगा। फिर अगर बात करें जेई फाउंडेशन का कंप्लीट बैच जो सिर्फ सीबीटी 1 के लिए है, 2000 का कोर्स है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 399 में दिया जाएगा। इसी तरीके आरपीएफ का फाउंडेशन बैच है जो 2000 का है, लेकिन कीमत इसकी मात्र सिर्फ 399 में आपको दी जाएगी। अब इस कोर्स को लेने के लिए आपको करना क्या है? आपको माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है मेरे मित्र। क्या करना है? माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रेलवे वाले सेक्शन में आ जाना है। कौन से सेक्शन में आ जाना है? रेलवे वाले सेक्शन में आ जाना है। और ये जो ऑफर है, इन ऑफर को भुनाने के लिए आपको जिस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, बिना कूपन कोड के आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएंगे। और जिस कूपन कोड का मेरे मित्र आपको इस्तेमाल करना, वो कूपन कोड होगा AD10। AD10 जब आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो ये जो आपके पास ऑफर दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंडिविजुअल बैचेस भी मिल जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल बैच लेना चाहें, जैसे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग स्पेशल का बैच लेना चाहें, जो 699 का कोर्स है, मात्र आपको 399 में मिल जाएगा। मैथ स्पेशल का बैच, ये मैथ स्पेशल वाकई में बहुत स्पेशल है। ये मैथ स्पेशल का बैच 999 का, तो मात्र आपको 299 में मिल जाएगा, सिर्फ 299। और मैथ स्पेशल बैच में मैं आपको बताऊं कि आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक का सेक्शन मिलेगा, पूरा एडवांस का सेक्शन मिलेगा। डीआई जो कि पेपर में, हर एक रेलवे के पेपर में कम से कम 4 नंबर की आती है, तो डीआई का पूरा सेक्शन अलग मिलेगा, प्लस कैलकुलेशन वाला हिस्सा भी अलग मिलेगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन जब आप किसी भी चैप्टर को कर रहे हो, चाहे वो अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस का हो, तो आपकी कैलकुलेशन कहीं फंसे नहीं। इस पर भी आपको अलग से चीजें बताई जाएंगी और बहुत शानदार चीजें आपको इस मैथ के टॉपिक में मिलने वाली है। इसी तरीके साइंस का स्पेशल बैच भी आपको जो 699 का है, वो मात्र 399 में मिलेगा। और अगर बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और साइंस के कॉम्बो की बात करें, तो ये आपको 599 में मिलेगा। सेम काम ही आपको करना है, आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है AD10, उसी से आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और यहां पर एक नंबर मैं और लिख दे रहा हूं, जैसे ये हमारे सपोर्ट का नंबर है, एक नंबर और लिख दे रहा हूं। यदि किसी बच्चे को कोई भी कोर्स लेने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकता है, 9696102411। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। ठीक, तो ऐसे ही चीजों को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 महीना लगेगा, आप सरकारी नौकरी में अपने आप को देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? सरकारी नौकरी में। नहीं तो जैसे अभी कुछ नंबर से रुक रहा है, फिर कुछ नंबर से रुकेगा, ऐसे ही होता रहेगा। ठीक, तो फॉलो करिए इसको और सरकारी नौकरी को प्राप्त करें।